बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th की इंग्लिश में चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है रोल मॉडल। इस चैप्टर के अंदर हम एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2.1 को, जिसमें रीडिंग को कवर करेंगे हम और हम साथ में कवर करेंगे कुछ एक्सरसाइजेज जो इस 2.1 के अंदर आ रही हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक के अंदर हमें रोल मॉडल के अंदर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बारे में बताया गया है जो हमारा एक रोल मॉडल है। तो सबसे पहले हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हु इज़ लविंगली कॉल्ड लाल लतीफ़ बाय हिज डेवोटीज़। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जिसको उसके मुरीद प्यार से बोलते थे लाल लतीफ़ वाज अ नोटेड सिंधी स्कॉलर, मैस्ट्रिक, सेंट एंड पोइट, जो कि एक सिंधी सूफ़ी था, एक आलिम था, एक बुज़ुर्ग था और एक शायर था। ही इज़ कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट मुस्लिम पोइट ऑफ द सिंधी लैंग्वेज, और उसको सिंधी लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा शायर माना जाता है। इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ भिटाई हैज़ मोस्टली बीन कलेक्टेड फ्रॉम ओरल ट्रेडिशंस। जितनी भी इंफॉर्मेशन है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की ज़िंदगी के बारे में वो ओरल ट्रेडिशन से ली गई है। ओरल ट्रेडिशन से मुराद ये होती है कि लोगों की मुंह से कही हुई बातें जो कि रस्म व रिवाज, फॉर एग्जांपल जो पुराने दौर से चलते आ रहे थे, फिर वही हमारे जो एंसेस्टर्स थे जो फॉलो करते थे, फिर वही हम ऑफस्प्रिंग फॉलो करते हैं। तो मुंह से कहने वाले बातों को ओरल ट्रेडिशंस बोला जाता है। रिनोव्ड पाकिस्तानी स्कॉलर, एक मशहूर पाकिस्तानी आलिम, एजुकेशनिस्ट एंड राइटर ऑफ प्लेस, ड्रामास एंड स्टोरीज़, जो कि एक ड्रामा का और कहानियों का एक मशहूर लेखक था। मिर्ज़ा कलीज बेग के बारे में बताया गया है। इज़ सेड टू हैव कलेक्टेड डिटेल अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ भिटाई फ्रॉम सम ऑफ ओल्ड पीपल एट दैट टाइम। तो मिर्ज़ा कलीज बेग ने उनकी ज़िंदगी के मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो कुछ पुराने लोगों से, उस वक्त के लोगों से उन्होंने जमा की थी। दीज पीपल हैड हेयर्ड दीज फैक्ट्स फ्रॉम देयर फादर्स एंड ग्रैंड फादर्स, और ये जितनी भी हकीकतें थी, जितनी भी बातें सुनी गई थी, उन्होंने अपने वालदेन से, अपने दादा से, आबा व अजदाद से यानी सुनी थी। Some of whom had seen Shah Latif in person and had even spoken to him. एज अ सूफ़ी पोइट, जैसे कि एक सूफ़ी शायर थे, लतीफ़्स उर्स इज़ हेल्ड एट श्राइन एवरी ईयर ऑन 4th सफ़र। जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हैं उनका उर्स हर साल 14 सफ़र को मनाया जाता है उनके मकबरे पे। श्राइन का मतलब होता है मकबरा। द सेकंड मंथ ऑफ द मुस्लिम कैलेंडर, जो कि मुसलमानों के कैलेंडर का सेकंड मंथ होता है। Thousands of people gather and listen to the saint song sung on the तंबोरो, और हज़ारों लोग जमा होते हैं गाना सुनने के लिए जो कि तंबोरों पे गाया जाता है। Many learned men read papers that tell about Latif's life and his poetry, और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ी जाती हैं न्यूज़पेपर के अंदर जो कि लतीफ़ की ज़िंदगी के बारे में लिखी होती है, उनकी शायरी के बारे में लिखी होती हैं। सम ऑफ द की एस्पेक्ट्स शेयर्ड बाय डिफरेंट स्कॉलर्स अबाउट लाल लतीफ़ आर गिवन बिलो, और कुछ डिफरेंट डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट बातें जो हैं अबाउट लतीफ़ के बारे में जो आलिमों ने बताई थी वो नीचे दी गई हैं। यहाँ पर कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स बनाए गए हैं, तकरीबन 7 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनमें उनकी अर्ली लाइफ है, उनकी नेम के बारे में बताया गया है, या उनकी जवानी किस तरह से गुजरी थी, फिर उनका आखिरी वक्त किस तरह से गुजरा था, वो किस तरह दीन में आए। तो ये सारे अलग अलग से एक एस्पेक्ट्स बॉक्स के अंदर बना के हमें बताए गए हैं ताकि आसानी से बच्चे उनको समझ सकें। नंबर 1 एस्पेक्ट, बैकग्राउंड एंड फैमिली। इस नंबर 1 एस्पेक्ट के अंदर उनकी बैकग्राउंड और उनकी फैमिली का जिक्र किया गया है कि वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे। शाह लतीफ़्स एंसेस्ट्रल रूट्स ले इन अफ़गानिस्तान। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का जो ताल्लुक़ था, जो उनके आबा व अजदाद थे, तो वो अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। सम हिस्टोरियंस से दैट द शाह's फादर सैयद हबीब शाह माइग्रेटेड फ्रॉम मटियारो। कुछ तारीख़ी लोग कहते हैं कि जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई थे उनके वालिद सैयद हबीब शाह हिजरत करके आए थे मटियारो से। मटियारो भी एक सिंध का शहर है। हिज एंसेस्ट्रल होम इन अफ़गानिस्तान, पर जो उनका आबाई गांव था वो अफ़गानिस्तान में ही था।
to भैनपुर सिंध में in order to gain spiritual contact with बिलावल और a local pious man, और वो इसलिए आए थे एक रूहानी ताल्लुक़ कायम करने के लिए बिलावल के साथ। Others say that his ancestors migrated to Sindh from Herat, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो उनके आबा व अजदाद थे वो हेरात से आए थे माइग्रेट करके, यानी हिजरत करके। Sindh was then a center of Muslim culture and Shah Latif's ancestors liked it so much that they decided to make it their home। क्योंकि सिंध जो था एक हमारा मुस्लिम कल्चर के हिसाब से बहुत एक अच्छी जगह पे था। यहाँ पर मुस्लिम कल्चर एक बहुत अच्छी अहमियत रखता था। तो जैसे ही उनके वालिद आबा व अजदाद आए यहाँ पर माइग्रेट करके, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अब यहीं पर रहेंगे और यहीं पर अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। एस्पेक्ट नंबर 2, द नेम भिटाई। भिटाई का नेम उन्हें कहाँ से मिला था? इन 1742 शाह लतीफ़ लेफ्ट हिज होम एंड वेंट टू लिव ऑन अ माउंट। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने अपना घर छोड़ दिया और एक माउंट बोला जाता है एक चोटी को, और एक चोटी पे जाके रहना शुरू किया। एट सम डिस्टेंस फ्रॉम हिज विलेज, और उसके गांव से कुछ फासले पर। अ माउंट ऑफ सैंड इज़ कॉल्ड भिट, और उस जो वो चोटी थी उसको बोला जाता है भिट इन सिंधी में। ड्यू टू द फैक्ट दैट ही लिव्ड ऑन दिस माउंट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और जैसे कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी उसी चोटी पर रहे थे, शाह लतीफ़ केम टू बी नोन एज द सेंट ऑफ भिट, और उनको उस भिट का सूफ़ी सेंट कहा जाता है, या बुज़ुर्ग हम कह सकते हैं, कहा जाता है। टू दिस डे, उस दिन से, ही इज़ फेमस ऑल ओवर द कंट्री एज शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई और शाह लतीफ़ ऑफ द माउंट, और उस दिन से ही वो मशहूर हुए थे कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई या शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो कि उस चोटी पे रहते हैं। एस्पेक्ट नंबर 3 में अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की शुरुआती ज़िंदगी और उनके तालीम के बारे में बताया गया है। शाह भिटाई वॉज बोर्न इन 1689 AD। AD का मतलब होता है आफ्टर डेथ। 14 सफ़र 1102 AH। 14 सफ़र 1102 आफ्टर हिजरी। AH का मतलब होता है आफ्टर हिजरी, यानी हिजरत के 1102 साल बाद पैदा हुए थे। इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड हाला हवेली, एक छोटे से गांव हाला हवेली में। अ फ्यू माइल्स टू द ईस्ट ऑफ द प्रेजेंट टाउन ऑफ भिटशाह, और भिटशाह से कुछ मील की दूर पे। लतीफ़ वाज रेस्ट ड्यूरिंग द गोल्डन एज ऑफ सिंधी कल्चर, और लतीफ़ जो हैं वो उभरना शुरू हुए थे सिंधी कल्चर की गोल्डन एज में, सुनहरी दौर में। हिज फर्स्ट टीचर वाज अखुन नूर मोहम्मद भट्टी, और उनके पहले उस्ताद जो हैं वो हैं अखुन नूर मोहम्मद भट्टी। बट मेनली ही वाज सेल्फ एजुकेटेड, बट ज़्यादातर ये कहा जाता है या ज़्यादातर ये बात है कि वो खुद से उन्होंने तालीम हासिल की थी, सेल्फ एजुकेशन उन्होंने हासिल की थी। ऑल्थो ही रिसीव्ड लिटिल फॉर्मल एजुकेशन, जैसे कि उन्होंने थोड़ी रस्मी तालीम भी हासिल की। द रिसालो प्रोवाइड्स प्रूफ दैट ही नो अरबी एंड पर्शिया क्वाइट वेल। रिसालों में ये बताया जाता है या ये साबित है कि उनको अरबी भी आती थी, फ़ारसी भी आती थी और अरबी भी आती थी काफ़ी अच्छी तरह से। वेरियस रेफरेंसेस इन शाह जो रिसालो indicate that he had in deep knowledge of the Holy Quran and the Hadith, और ये काफ़ी बातें जो हैं वो हवालों के साथ साबित की गई हैं शाह जो रिसालों में कि उनको काफ़ी ज़्यादा मालूमात थी कुरान पाक की और हदीस की। His poetic collections included the Masnavi of मौलाना जलालुद्दीन रूमी and शाह करीम्स poems। उनकी जो शायरी की कलेक्शन थी, जमा करदा शायरी थी, वो मसनवी मौलाना जलालुद्दीन और रूमी शाह के पोएम से ताल्लुक़ रखती थी। एस्पेक्ट नंबर 4, यूथ में उनकी जवानी के बारे में बताया गया है। यंग लतीफ़ हैड अ वेरी सेंसिटिव माइंड। जब शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जवान थे तो उनका जो दिमाग था वो बहुत ही संजीदा ही था। While he was only a boy, जैसे कि वो एक लड़का थे। He started composing poetry, उन्होंने शायरी लिखना शुरू कर दी। His admiration for the beauty of nature filled his heart with the love of God,
और ये उनकी तारीफ़ थी जो कि वो कुदरत के बारे में लिखते थे और उनका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था। In 1713, the Sufi poet married with बीबी सैदा बेगम। 1713 में जो सूफ़ी शायर थे उन्होंने शादी कर ली बीबी सैदा बेगम से। His wife died at an early age, और उनकी जो बीवी थी वो कम उम्र में ही इंतकाल फरमा गई। Before she could have any children, उनकी कोई भी औलाद नहीं थी, उनकी कोई भी औलाद होने से पहले ही वो इंतकाल फरमा गई। However, जैसे कि शाह नेवर मैरिड अगेन, शाह लतीफ़ भिटाई कभी भी दोबारा शादी नहीं की उन्होंने। हिज हार्ट टर्न मोर एंड मोर टुवर्ड रिलीजन, और उनका दिल ज़्यादा से ज़्यादा जो मज़हब था मज़हब की तरफ चला गया। एंड डिवोशन एंड ही फेल्ट रेस्टलेस, और मुरीदी की तरफ, और वो काफ़ी बेचैन होने लगे। ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू लिव अ नॉर्मल डोमेस्टिक लाइफ, और उनके लिए एक आम घरेलू ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल हो गया। एस्पेक्ट नंबर 5 में स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बताया गया है कि उनकी रूहानी शुरुआत किस तरह से हुई। लतीफ़्स लव ऑफ गॉड ग्रू मोर एंड मोर, जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई थे उनकी जो मोहब्बत थी अल्लाह ताला के लिए वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती ही जा रही थी। टू द एक्सटेंट दैट ही फाउंड प्लेजर ओनली इन डिवोशन, और उनको सिर्फ खुशी अकीदत में ही मिलती थी। एज अ रिज़ल्ट ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्रेयर्स एंड डीप थिंकिंग, तो नतीजा ये निकला कि उन्होंने अपना जो सारा का सारा वक्त था या ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त था उन्होंने अपना वक्त इबादत में और एक गहरी सोच में गुजारा। हिज स्पिरिचुअल पावर ग्रू स्ट्रोंगर विथ प्रेयर्स एंड डिवोशंस, और उनकी जो रूहानी ताकत थी वो बढ़ती ही जा रही थी इबादत की वजह से। सो मच सो दैट पीपल बिगेन टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम, और आहिस्ता आहिस्ता लोग उनकी तरफ मुतवज्जा होते गए। Anyone who came to him was strongly impressed by his gentle ways, जो भी इंसान उनको देखता था वो उनसे काफ़ी मुतासिर होता था। एंड हिज फॉलोअर्स इंक्रीज्ड डे बाय डे, और उनके मुरीद दिन ब दिन बढ़ते चले गए। क्लोज टू द माउंट ऑन विच लाल लतीफ़ केम टू लिव इन अ नेचुरल लेक, जैसे कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई एक चोटी के करीब रहते थे। हिज पोएटिक नेचर लव्ड द कैम एटमॉस्फेयर, और उनकी जो शायरी वाली वो अदा थी वो उसके मुताबिक थी जो वो माहौल था। ही वुड स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ दिस लेक, और वो अपना ज़्यादातर वक्त नदी किनारे गुजारते थे। एज ही सैट देयर ही prayed to God and sometimes composed verses in his praise, और वो जैसे कि अपना वक्त वहाँ पर गुजारते थे वो अल्लाह ताला से की इबादत करते थे और उनके ही याद में उनकी तारीफ़ में कुछ शायरी लिखते थे। एस्पेक्ट नंबर 6, डेथ एंड रिमेम्बरेंस। इसके अंदर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की डेथ के बारे में बताया गया है और कुछ यादगार चीज़ें। लाल लतीफ़ डाइड इन 1752 ऑन द माउंट वेयर ही हैड लिव्ड। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो हैं 1752 में उनका इंतकाल हो गया था, वहीं उसी जगह जहां वो रहते थे। ही वॉज बरीड ऑन द सेम माउंट, और उनको उन्हीं चोटी पे दफनाया गया। इट इज़ सैड दैट वन डे ही ऑर्डर्ड द म्यूजिशियंस टू प्ले म्यूज़िक। ये कहा जाता है कि उन्होंने एक दिन म्यूज़िशियन से, यानी जो म्यूज़िक का काम करते हैं म्यूज़िशियंस, यानी जो जिसको हम बोलते हैं कि जो कलाकार होते हैं, उनसे कहा कि म्यूज़िक चला दे। दे प्लेड कंटिन्यूसली फॉर 3 days, और उन्होंने लगातार 3 दिन चलाया। व्हेन दे स्टॉप्ड प्लेइंग, जैसे ही उन्होंने चलाना बंद कर दिया, दे फाउंड द पोएट डेड, उन्होंने शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को मुर्दा पाया, यानी उनका इंतकाल हो चुका था। अ फेमस किंग ऑफ सिंध, एक सिंध का मशहूर बादशाह गुलाम शाह कल्हड़ो was so devoted to him that he built a grand mausoleum over his grave। गुलाम शाह कल्हड़ो जो कि उनके बहुत बड़े मुरीद थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मकबरा बनाया वहीं पर। The lovely white dome of the shrine represent the purity and dignity of लतीफ़, और खूबसूरत कलर का सफ़ेद जो वहाँ पर मकबरा बना हुआ था उनकी कब्र पे, वो क्या ज़ाहिर कर रहा था, वो ज़ाहिर कर रहा था प्योरिटी,
प्योरिटी का मतलब होता है पाकीज़गी, एंड डिग्निटी ऑफ लतीफ़, और लतीफ़ की इज़्ज़त और वक़ार जिसके बारे में हम कहते हैं। His devotees collected his poetry and this collection is called the रिसालो ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़। उनकी जो जमा करदा जितनी भी शायरी थी वो सारी एक चीज़ में कंबाइन की गई, एक बुक के अंदर कंबाइन की गई जिसको नाम दिया गया रिसालो ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़। एवरी ईयर द devotees सेलिब्रेट हिज उर्स। हर साल उनके जो अकीदतमंद हैं वो उनका उर्स मनाते हैं, विच commences ऑन 14 सफ़र एंड लास्ट फॉर 3 days, जो कि काफ़ी सालों से चला हुआ आता है। 14 सफ़र को मनाया जाता है और 3 दिन वो चलता है। उसके बाद एस्पेक्ट नंबर 7 है शाह लतीफ़ पोइट्री। इसके अंदर शाह अब्दुल लतीफ़ की पोइट्री के बारे में बताया गया है। उनकी एक पोइट्री भी लिखी हुई है। शाह अब्दुल लतीफ़ वाज अ सेंसिटिव। शाह अब्दुल लतीफ़ बहुत संजीदा थे, जेंटल एंड काइंड सोल, और बहुत मेहरबान थे। ही वाज अ सूफ़ी इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड, और वो सच्ची दुनिया के सूफ़ी थे। द वर्ड लतीफ़ लिटरली मीन फाइन, डेलिकेट, टेंडर, एलिजेंट एंड लाइट। तो लतीफ़ का मतलब बहुत सारी माना में निकलता है, जैसे कि वो बहुत एक खूबसूरत इंसान थे, रोशनी की तरह थे। दिस मीनिंग इज़ ट्रूली रिफ्लेक्टेड इन बोथ हिज पोइट्री एंड हिज पर्सनैलिटी। और उनका जो लफ्ज़ों की माना है, उनकी जो लफ्ज़ की नेम की जो माना है वो दोनों ही में दिखाई देती थी, उनकी शायरी में भी और उनकी शख्सियत में भी। मोर एवर, उससे ज़्यादा, ही वॉज अ पोइट ऑफ द पीपल, और वो लोगों के शायर थे। सो ही रोट इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन, और वो एक आम इंसान की लैंग्वेज में ही लिखते थे। इन हिज पोएम्स ही राइट्स मेनली अबाउट सिंध। ज़्यादातर वो अपनी जो शायरी होती थी उसमें सिंध के बारे में लिखते थे, एंड इट्स नेबरिंग रीजन्स, और जो उसके करीब इलाके होते थे। However, he also mentions distant cities such as इस्तांबुल एंड समरकंद, और कुछ और शहरों के बारे में भी उन्होंने लिखा था, जैसे कि इस्तांबुल और समरकंद के बारे में। एंड आल्सो टॉक्स अबाउट सिंधी सेलर्स सामुंड्री, और उन्होंने सिंधी सामुंड्रियों के बारे में भी बताया था। देयर नेविगेशन टेक्निक्स एंड देयर वोयोक्स एज फार एज द मालाबार कोस्ट, जैसे कि जो उनकी टेक्निक्स होती थी और वोयोक्स जो उनके सफ़र होते थे वो मालाबार कोस्ट तक थे, श्रीलंका एंड द आइलैंड ऑफ जावा, और जावा के आइलैंड पे। देयर हेयर इज़ ट्रांसलेशन ऑफ वन सच वर्ड्स, और यहाँ पर उनकी लिखी गई कुछ चीज़ों को ट्रांसलेट किया गया है। क्लाउड्स रिटर्न एंड वंस अगेन, दोबारा बादल आ चुके हैं। इट रेन्स, बारिश हो रही है। लाइटिंग रिफ्लेशेस फ्रॉम ऑल साइड्स, और हर तरफ से रोशनी आ रही है। एंड विच इट सम गो टू इस्तांबुल, और इनमें से कुछ इस्तांबुल की तरफ जा रहे हैं। अदर्स टर्न टू द वेस्ट, और कुछ शुमाल की तरफ जा रहे हैं। सम शाइन ब्राइट ओवर चाइना, और कुछ रोशनी चाइना में मौजूद हैं। एंड अदर टेक केयर ऑफ समरकंद, और कुछ समरकंद का ख्याल रख रही हैं। सम वंडर टू रोम टू काबुल एंड कंधार, और कुछ भटक रही हैं रोम में, काबुल में और कंधार में। सम लाई ऑन दिल्ली, और कुछ दिल्ली में है। दक्कन टंडरिंग ओवर माई बीलव्ड अल्लाह, ओ मेरे प्यारे अल्लाह। मे यू ऑलवेज मेक सिंध अ लैंड ऑफ अबंडेंस, हमेशा हमारी सिंध को भरपूर रखना। माई बीलव्ड अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह। मे यू मेक प्रॉस्परस द होल यूनिवर्स, और सारे यूनिवर्स को खूबसूरत रखना। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सुरसारंग शाह जो रिसालो, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की ये शायरी शाह जो रिसालों में मौजूद है, जो कि वहाँ से इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है। हिज कलेक्टेड पोएम्स हैव बीन कंपाइल्ड इन शाह जो रिसालो, उनकी जो जितनी भी पोएम थी वो जमा की गई थी शाह जो रिसालों में, विच हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, उर्दू एंड अदर लैंग्वेज, जिनको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में, उर्दू में और बाकी लैंग्वेजेस में। हिज स्पिरिचुअल एंड मैस्ट्रिक पोइट्री, उनकी रूहानी और सूफियानी शायरी, कैरीज अ मैसेज ऑफ लव, जो कि अल्लाह ताला का एक पैगाम लाती है, विच मेक्स इट यूनिवर्सल एंड एक्सेप्टेबल टू द इंटायर ह्यूमन रेस, जो कि पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए काबिल कबूल है।
शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई इज़ एंड ऑलवेज विल बी। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई मौजूद हैं और हमेशा रहेंगे। रिमेंबर्ड फॉर हिज पोइट्री विथ लव एंड रिवरेंस। और उनको हमेशा याद किया जाएगा उनकी शायरी को मोहब्बत के साथ और बड़े अदब के साथ। बेटा ये उनकी ज़िंदगी के 7 एस्पेक्ट्स थे जो कि आप लोगों ने पढ़े और समझे। इसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस आ रही हैं इस टॉपिक के अंदर। एक्सरसाइज नंबर 1 है, हाउ मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ हैव बीन कवर्ड इन टेक्स्ट। इसमें ये पूछा गया है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के कितने एस्पेक्ट्स थे, कितने ऐसे थे जो कि हमने कवर किए, और उन सारों एस्पेक्ट्स को, जितने भी एस्पेक्ट्स थे उन सारों को अपने अपने नोटबुक में उतारना है। तो 7 एस्पेक्ट्स थे, वो आपको पहले प्रीवियसली बताया गया है, तो उन सारों को अपने नोटबुक में उतार लाएं। एक्सरसाइज नंबर 2 है, द वर्ड्स गिवन इन बोल्ड बिलो हैव बीन टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट। ये जो नीचे आपको बोल्ड करके अल्फाज दिए गए हैं वो टेक्स्ट से लिए गए। लुक अप दीज वर्ड्स इन द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन देम। इन वर्ड्स को देखिए और अंडरलाइन करें। नेक्स्ट टू द फॉलोइंग एक्सरसाइज, अंडरलाइन द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द चॉइसेस प्रोवाइड। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। इनमें से फर्स्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पे दी गई है, तो वो जितनी भी इसमें से 3 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जो करेक्ट वर्ड होगा, उससे मिलता जुलता वर्ड होगा, उसको आपने अंडरलाइन करना है। नंबर 2, माई फैमिलीज एंसेस्ट्रल रूट्स आर इन सिंध। मेरी जो फैमिली के आबा व अजदाद थे वो सिंध में थे। मीन्स माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रेट पेरेंट्स हैव लिव्ड इन सिंध सिंस। इसका मतलब ये है कि जो मेरे वालदेन थे, उनके वालदेन थे और उनके वालदेन थे वो सिंध में ही रहते थे। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा माई ग्रैंड पेरेंट्स गॉट मैरिड, माई बर्थ मैनी जनरेशन। तो इसका मतलब होगा मैनी जनरेशन, यानी काफ़ी टाइम से, काफ़ी सदियों से वो यहाँ रहते थे। नंबर 3, द न्यू एकेडमिक ईयर कॉमन्सेस इन आवर स्कूल इन अप्रैल। कॉमन्सेस का मतलब होता है शुरू होना, तो इसका सही नंबर होगा, सही ऑप्शन होगा बिगेन्स, सी। नंबर 4, द डेवोटीज ऑफ सम सेंट्स वॉक टू श्राइन्स बेयरफुट। ए चिल्ड्रेन, बी फॉलोअर, सी केयरटेकर्स। तो यानी जो डेवोटीज़ होते हैं, अकीदतमंद होते हैं, वो उनके मकबरे पे इसलिए आते हैं, जितने भी फ़कीर होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, ताकि वो उनकी खिदमत कर सके। तो इसका नंबर होगा सी, केयरटेकर्स। नंबर 5, मैनी पीपल गो टू अ मैस्ट्रिक टू आस्क फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर विशेस। काफ़ी सारे लोग सूफियों के पास जाते हैं ताकि वो उनकी ख्वाहिशें पूरी करें। पर्सन हु लिव्स अलोन, वो इंसान जो अकेले रहते हैं। न्यू पर्सन, पर्सन विथ स्पिरिचुअल पावर। मैस्ट्रिक का मतलब होता है वो इंसान जो रूहानी ताकत के साथ हो, मतलब नंबर सी, पर्सन विथ स्पिरिचुअल पावर। नंबर 6, द सेलर्स ऑफ सिंध यूज्ड टू ट्रेवल टू फार ऑफ लैंड्स एज दे हैड गुड नेविगेशन स्किल्स। जो सिंध के सामुंड्री होते थे वो किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? हैड गुड नेविगेशन स्किल्स। वो किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते थे, उनकी जो नेविगेशन स्किल्स थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो नेविगेशन स्किल्स का मतलब होता है शिप डायरेक्टिंग। नंबर ए, शिप डायरेक्टिंग इज़ द राइट आंसर। नंबर 7, फॉर सेंचुरीज, काफ़ी सदियों से, द मेन मीडियम फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन वाज ओरल ट्रेडिशंस। काफ़ी सदियों से एक ज़ुबानी तहज़ीब होती हैं इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना। हॉर्सेस, पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ या मैसेजेस। तो नंबर बी करेक्ट होगा, जो हम अपने मुंह से किसी को भी इंफॉर्मेशन दें वर्ड ऑफ माउथ से, उसको ओरल ट्रेडिशन बोला जाएगा। नंबर 8, माई ब्रदर इज़ अ रेस्टलेस पर्सन ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू थिंग्स टू डू। रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन, तो इसका सही ऑप्शन होगा नंबर सी, चेंज सीकिंग। चेंज सीकिंग यानी कुछ नई चीज़ों की तलाश में। इसमें बताया गया है कि जो मेरा भाई है वो काफ़ी बेचैन होता है नई चीज़ों को तलाश करने में, यानी चेंज सीकिंग यानी कुछ तब्दीली की तलाश में। नंबर 9, ट्रूली ग्रेट पर्सन्स डिज़र्व रिवरेंस एज दे प्ले अ पॉजिटिव रोल इन आवर लिव्स। सो इसका सही ऑप्शन होगा सी, रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन। यानी रिवरेंस का मतलब होता है बड़ा अदब, तो रिस्पेक्ट भी हम अदब को ही बोलते हैं, एहतराम को बोलते हैं। नंबर 10,
Islam's message of peace is universal, as without it there can be no happiness. इस्लाम का जो मैसेज होता है वो पूरे कायनात के लिए होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, एप्लीकेबल टू ऑल पीपल इन द वर्ल्ड। यूनिवर्सल यानी पूरी कायनात के लिए, यानी पूरी दुनिया के लिए जो दुनिया में शामिल है। एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 3 में ये कहा गया है कि ग्रुप में आप या पेयर में वर्क करें और इन सेंटेंस को कंप्लीट करें। ये जो सेंटेंस हैं, ये सेंटेंस एक्सरसाइज नंबर 2 से आपको कंप्लीट करने थे। वो जो एक्सरसाइज नंबर 2 में हमें बोल्ड वर्ड दिए गए हैं, उन्हीं वर्ड्स को हमें यहाँ यूज़ करना है। तो 5 में आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा देती हूँ। नंबर 1 में लिखा हुआ है द देश ऑफ शाह भिटाई सेलिब्रेट हिज उर्स एवरी ईयर। तो इसका सही होगा, इसमें ब्लैंक में आप डालेंगे डेवोटीज़, यानी उसके अकीदतमंद उनका उर्स हर साल मनाते हैं। नंबर 2, माई मदर एंड आई डिसाइडेड टू गो टू अ डैश टू आस्क हिम टू प्रे फॉर माई फादर्स हेल्थ। तो इसमें हम लगाएंगे मैस्ट्रिक यानी सूफ़ी। मैं और मेरी जो मदर है उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक सूफ़ी के पास जाएंगे अपने वालिद की सेहत की दुआ मांगने के लिए। नंबर 3, इट इज़ अ डैश फैक्ट दैट नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। इसमें हम लगाएंगे इसमें हम लगाएंगे यूनिवर्सल। यूनिवर्सल यानी ये एक कायनात की चीज़ है कि कोई भी कायनात की चीज़ यानी यूनिवर्सल चीज़ है कि ऑक्सीजन के बगैर कोई भी ज़िंदा नहीं रह सकता। नंबर 4, मच ऑफ व्हाट वी नो अबाउट आवर कल्चर हैज़ बीन पास्ड ऑन टू अस थ्रू आवर ओरल ट्रेडिशंस। तो इसमें हम ओरल ट्रेडिशन की बात करेंगे। नंबर 5 में लिखा हुआ है वी मे हैव डिफरेंट डिश बट वी आर ऑल ऑफ स्प्रिंग ऑफ आदम अलैहिस्सलाम। तो इसमें हमें ये कहा गया है कि हम सब डिफरेंट हैं पर हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। इसमें लगेगा एंसेस्ट्रल रूट्स यानी हमारे आबा व अजदाद। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4 है। एक्सरसाइज नंबर 4 में ये हमें कहा गया है कि जो एस्पेक्ट्स हमने पढ़े थे उन एस्पेक्ट्स कौन सा एस्पेक्ट कौन से लाइन में दिया गया था, तो उसको हमने नंबर्स लगाने हैं। तो नंबर 1 में यानी ए में लगेगा 5, 2 में लगेगा 4, 3 में लगेगा 1, 4 में लगेगा 6, 5 में लगेगा 7 और 6 में लगेगा 3। बाकी जो हमारे पास जी है 7 उसमें लगा हुआ है 2। आई होप कि आपको आज का टॉपिक, आपकी वीडियो, आप एक्सरसाइजेस काम की चीज़ होगी, काम में आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।